में हमने 3.4 में पढ़ लिया था। आगे है 3.5 गिग श्रमिक और गिग अर्थव्यवस्था। सुर्खियों में क्यों रहा है? श्रम, वस्त्र एवं कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से देश में गिग श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने तथा उन्हें लागू करने का आग्रह किया है। तो इस संबंध में ये सुर्खियों में रही है। अब हम बात करते हैं कि गिग अर्थव्यवस्था है क्या? गिग क्या है? गिग श्रमिक क्या होता है? गिग अर्थव्यवस्था क्या होती है? पहले हम थोड़ा इसको समझते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि ये जो है अभी चर्चा में क्यों रहा है। तो गिग श्रमिक और गिग अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। गिग अर्थव्यवस्था मुक्त बाजार प्रणाली का एक उदाहरण है। मुक्त बाजार प्रणाली का, इसमें इसकी जो खास बात होती है उसमें क्या होता है कि रोजगार की प्रकृति अस्थायी, अनिश्चित होती है। इसमें क्या होता है, कंपनी हो या कोई संगठन हो अपने अल्पकालिक कार्यों के हेतु अस्थायी व स्वतंत्र श्रमिकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए कोई कंपनी है, उसको पार्ट टाइम जॉब जो है वो ऑफ़र करते हैं, और श्रमिक जो होते हैं, काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको गिग श्रमिक कहेंगे। और वो लोग जो है काम करके कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। गिग्स कर्मी ऐसे कर्मी होते हैं जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी व्यवस्था के बाहर आजीविका में संलग्न होते हैं। यानी कि कोई काम करते रहते हैं और बाहर से दूसरा काम भी वो पकड़ करके दूसरी कंपनी का काम, दूसरे संगठन का काम भी वो कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक जो है एक पॉइंट है, एक शब्द है। जैसे श्रमिक हैं जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऐप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे जोमेटो, स्विगी, ओला आदि पर काम करते हैं। तो ये सब जो है ये प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स हैं। और गैर प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स में क्या आते हैं? ऐसे श्रमिक जो पारंपरिक क्षेत्र में अनौपचारिक वेतन कर्मी और आत्मनिर्भर कर्मी होते हैं, जो पार्ट टाइम या फुल टाइम कार्य करते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो उनको गैर प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक कहा जाता है। तो ये है गिग श्रमिक और गिग अर्थव्यवस्था के बारे में। गिग अर्थव्यवस्था में वृद्धि का कारण क्या है? तो अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक के बारे में, तो इंटरनेट तक व्यापक पहुंच रहती है उनकी। स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीव्र वृद्धि, प्लेटफॉर्म के इंटरफेस, ऑपरेबिलिटी तथा संविदा कर्मियों की बढ़ती मांग। ऐसे में ये कई कारण हैं जो कि कोई भी कंपनी कम पैसों में दूसरे व्यक्तियों से, जो कि उस कंपनी का अस्थायी हिस्सा नहीं है, अस्थायी लोग हैं, उनसे काम जो है ले लेती है, अपना काम करवा लेती है। हालांकि इससे जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे नौकरी की असुरक्षा, आय में अस्थिरता। हर बार अलग अलग कंपनी का काम होता है तो उसकी आय निश्चित नहीं होती है। ऐसे में श्रमिकों को आय में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। कानूनी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का अभाव। कानूनी सुरक्षा का मतलब ये है कि कोई भी अगर पेमेंट से संबंधित समस्या है या कोई भी ऐसी समस्या होती है तो गिग श्रमिक या गिग वर्कर्स जो होते हैं वो अपने अधिकारों की मांग नहीं कर पाते हैं। सामाजिक सुरक्षा का भी अभाव है, बीमा नहीं है, सेवानिवृत्ति के बाद जो है लाभ नहीं मिलता, सवैतनिक अवकाश नहीं है। यानी कि जितना काम करेंगे उतना ही पैसा उसमें मिलता है। सौदेबाजी की असमान शक्ति। सौदेबाजी की भी असमान शक्ति होती है। ऐसे में काफ़ी जो है समस्या उठानी पड़ती है। भुगतान से जुड़ी समस्याएं। भुगतान की अगर बात करें तो ग्रीक श्रमिकों के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या ये है कि जो का संगठन काम लेता है और जो व्यक्ति काम करता है वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। ऐसे में उनके लिए भुगतान संबंधी समस्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कभी-कभी। गिग अर्थव्यवस्था का महत्व, सॉरी, एक इसमें और भी है टॉपिक, जैसे पॉइंट है, जैसे प्रशिक्षण और अपस्किलिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गिग श्रमिकों के पास अक्सर अपस्किलिंग और करियर में उन्नति के सीमित अवसर होते हैं। ऐसे में लगभग 47% गिग कार्य मध्यम कुशल नौकरियों में संबंधित हैं। लगभग 22% गिग जो हैं वो उच्च कुशल नौकरियों से संबंधित हैं। 31% जो है वो कार्य कम कुशल नौकरियों से संबंधित हैं। और एक पॉइंट है सामाजिक कलंक के रूप में। सामाजिक कलंक का मतलब ये है कि भारत जैसे देशों में तो
जहाँ सरकारी नौकरी को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जबकि उससे कम प्राथमिकता प्राइवेट नौकरी को दी जाती है। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर वो गिग वर्कर्स है, जो पार्ट टाइम केवल जॉब करता है, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे काम करता है, तो उसको जो है ना थोड़ा-सा सामाजिक कलंक के रूप में लोग देखते हैं। कलंक का मतलब वैसा कलंक नहीं है, थोड़ा नेगेटिव टर्म लिखा है। अगला जो है इसकी अर्थव्यवस्था, गिग अर्थव्यवस्था का महत्व क्या है उपभोक्ताओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, देश के लिए, नियोजकों के लिए। अब बात करें पहले उपभोक्ताओं के लिए, तो व्यक्ति के ज़रूरत के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराती है, समय और धन की बचत होती है, कार्य संबंधी लचीलापन प्रदान करती है, कार्यस्थल से दूर रहकर भी कार्य करने की सुविधा प्रदान करती है, कार्य और निजी जीवन में संतुलन सुनिश्चित करती है। नियोजकों के लिए अगर बात करें तो कम अनुपालन लागत, कम लागत पर श्रमिकों का उपलब्ध होना, विविध क्षेत्रों में श्रमिकों की उपलब्धता। देश के लिए बात करें तो रोजगार सृजन, ठीक है, समाज के विविध क्षेत्रों और समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे मिलता है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि गिग अर्थव्यवस्था का महत्व होता है। अब हम बात करेंगे कि अ, गिग अर्थव्यवस्था के लिए भारत में मौजूद ढांचा की अगर हम बात करें तो इसमें है वेतन संहिता 2019। तो यह गिग श्रमिकों सहित संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और फ्लोर वेज का प्रावधान करता है। फ्लोर वेज क्या है? सरकार द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन। यह मजदूरी के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। तो ये जो है उसमें जो है क्या होता है, एक सुनिश्चित किया जाता है कि मजदूरी निर्धारित सीमा कम न की जाए, जो है एक मानक स्तर पर जो है उनको मजदूरी मिले। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, इसमें ये रोजगार मंत्रालय द्वारा विनियमित होती है और इसमें संहिता की सहायता से गिग तथा प्लेटफॉर्म गिग श्रमिकों के लिए मान्यता प्रदान की गई करता है। तो ये सारी चीज़ें जीवन एवं दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा, दिव्यांगता कवर, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें जो है मौजूद है। ई श्रम पोर्टल पर भी जो है असंगठित श्रमिकों का एक डेटाबेस तैयार करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम शुरू में देखते हैं कि ये टॉपिक जो है अ, क्या कहते हैं कि सुर्खियों में क्यों रहा है। इसमें देखिए डेटा भी दिया गया है कि नीति आयोग ने 2020 और 21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 77 लाख कर्मचारी हैं जो गिग इकोनॉमी से जुड़े हैं। गिग कर्मियों में 47% हिस्सेदारी, मध्यम कुशल नौकरियों में 22%, उच्च कुशल नौकरियों में लगभग 31% जो है हिस्सेदारी है। जो 2018 की बात करें तो 18% तुलना में लगभग 2022 में 36% महिलाओं की भागीदारी है। गिग इकोनॉमी में युवाओं की भागीदारी में 8 गुना वृद्धि हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं शुरुआत में कि ये टॉपिक जो है सुर्खियों में क्यों रहा है। तो हुआ क्या कि श्रम और वस्त्र एवं कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से देश में गिग श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने तथा उन्हें लागू करने का आग्रह किया। अभी आप समझ गए होंगे कि गिग अर्थव्यवस्था क्या है, उसमें श्रमिकों की स्थिति क्या होती है। तो इसमें क्या है ना कि जो रोजगार मंत्रालय है, श्रम और रोजगार मंत्रालय, इसमें जो है ये इनके लिए, इन श्रमिकों के लिए जो काम करते हैं लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए आग्रह किया गया है। कल्याणकारी योजनाएं जैसे जैसे इस तथ्य में इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं आप देख सकते हैं कि जो भारत में G20 की अध्यक्षता, G20 की बैठक हुई। G20 में श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें क्या हुआ था कि बात हुआ क्या, गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए अस्थायी सामाजिक सुरक्षा पर एक आउटकम दस्तावेज को अपनाया गया। तो जो है एक प्लेटफॉर्म जो बनाया गया, एक अस्थायी सामाजिक सुरक्षा की बात कही गई है इसमें। राजस्थान सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक 2023 पारित किया है। तो चलिए, राजस्थान जैसे एक आध राज्य हैं जो इस काम को कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए एक कल्याणकारी विधेयक लाने में अग्रणी भूमिका निभाई है, पहला नंबर पे बन चुका है। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है जो राजस्थान ने लाया है? तो राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड का गठन करता है। ऐसे में एक बोर्ड गठन हो गया है वर्कर्स के लिए, उनके कल्याण की बात को लेकर के। इस बोर्ड में क्या है, गिग वर्कर्स, एग्रीगेटर्स और सिविल सेवक सदस्य के रूप में नामित होंगे। तो जो गिग वर्करों के क्या कहते हैं कल्याण के लिए वो लोग काम करेंगे।
राज्य सरकार गिग श्रमिकों के एक डेटाबेस का रख रखाव करेगी कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम छोड़ दिए हैं, सारा डाटा उनके पास होगा और उनकी एक विशिष्ट आईडी तैयार की जाएगी, उनकी एक विशिष्ट आईडी होगी। तो ये जो है इसीलिए सुर्खियों में रहा है। अब आप शायद समझ गए होंगे कि ये क्या है। अगला जो टॉपिक है वो है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का मतलब क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई भी इसको कहते हैं। एफपीआई तो सुर्खियों में क्यों है, इसके तथ्य, अभी ये सुर्खियों में क्यों रहा है, इसके तथ्य, ये सारी चीज़ें जानने से पहले हम ये समझेंगे कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी कि एफपीआई क्या है, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। सुर्खियों में क्यों रहा है, अगर शुरुआत में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी जब तक आप एफपीआई के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एफपीआई क्या है। एफपीआई का मतलब होता है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जिसे हम कहेंगे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का आशय एक देश के निवेशकों द्वारा किसी और देश की पूंजी बाजार में शेयर तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश से है। भारत जो है पहले भारत जो है एफपीआई की दो श्रेणियां एफआईआई क्यों एफआई में वर्गीकृत करता था, लेकिन वर्तमान में इसको एक करके एफपीआई बना दिया गया है, जिसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि जो है एक देश जो है दूसरे देश में जा कर के निवेश करेगा, और किस में निवेश करेगा? शेयर्स में, पूंजी बाजार में और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश करेगा। अब हम इसी तरह की तर्ज पर एक टॉपिक और पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ये तो एफपीआई है, एक शब्द हम पढ़ते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। तो सेम इसी तर्ज पे वो भी होता है, कुछ अंतर होता है। कुछ अंतर क्या होता है इसमें, देखिए तुरंत बगल दिया है, दोनों की तुलना कर करके कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उनमें दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले अगर परिभाषा की बात करें तो देखेंगे आप इसमें दोनों परिभाषा लगभग समानांतर हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर कैसे है? एफपीआई का मतलब क्या है? एफपीआई का आशय निवेशकों द्वारा किसी दूसरे देश की वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश है। ठीक है, उसमें परिसंपत्तियों में जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉन्ड हो गया, शेयर हो गया, इन सब में जो है निवेश करते हैं, जो क्या कहते हैं, तुरंत जो है क्या कहते हैं उनको लाभ पहुंचा सके, त्वरित लाभ के लिए काम करते हैं। जबकि एफडीआई का आशय ऐसा नहीं होता। एफडीआई का आशय भी इसी तर्ज पे होता है, लेकिन एफडीआई का मतलब होता है कि विदेशी निवेशक जो होंगे वो दूसरे देश में स्थित उद्यम में पर्याप्त ब्याज प्राप्त करने के लिए निवेश करते हैं, यानी कि वो किसी अस्थाई उद्यम में जो है पैसा लगाएंगे और दीर्घकाल के लिए लंबे समय के लिए जो है उसमें होने वाले लाभ में उनका हिस्सा होगा, उनका ब्याज होगा, जो भी होगा, जो फिक्स किए होंगे, तो उस आधार पर वो अपना लाभ प्राप्त करेंगे। तो एफडीआई और एफपीआई, अगर एक शब्द में दोनों में अंतर किया जाए तो एफडीआई जो है वो दीर्घकाल के लिए है, जबकि एफपीआई जो है वो त्वरित लाभ और तुरंत 1-2 महीने के अंदर और जल्दी से लाभ पाने के लिए, ये दो है तुलना है, ये दोनों में अंतर है। अब हम बात करेंगे कि इसमें काम करने वाले लोग, इसमें इसका नियंत्रण कैसे होता है, इसके प्रकार क्या हैं और कहाँ से निवेश आते हैं और कौन लोग हैं जो इन सब में काम करते हैं। तो अगर निवेशकों की भूमिका की बात करें तो एफडीआई सक्रिय निवेशक होते हैं, और जबकि एफपीआई में जो है वो निष्क्रिय निवेशक होते हैं। अब सक्रिय निवेशक और निष्क्रिय निवेशक क्यों होते हैं? जो एफडीआई में अपना पैसा डालेगा वो व्यक्ति जो है हमेशा सक्रिय रहना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसका एक बड़ी पूंजी जो है उस देश के किसी उद्यम में लगा हुआ है और वो उससे लाभ प्राप्त करना चाहता है। ऐसे में वो हमेशा सक्रिय रहेगा। जबकि ये निष्क्रिय निवेशक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाते हैं एफपीआई में। एफपीआई में बहुत कम अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, और उस अमाउंट को ये लोग पाने के बाद जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि एक बार जो है लाभ प्राप्त कर लें तो दोबारा आपके आपके यहाँ ही वो इन्वेस्ट करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो अपने क्या कहते हैं लाभ के अनुसार वो कंपनी चेंज करते रहते हैं। तो सक्रिय और निष्क्रिय में ये थोड़ा सा हो गया। प्रकार क्या है? प्रकार में
एफडीआई वाले जो होते हैं वो प्रत्यक्ष निवेश करते हैं, यानी कि सीधा गए और वहाँ पर पैसा लगा दिया। जबकि एफपीआई जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करते हैं, किसी का शेयर है वो खरीद लिया बाद में बेच दिया, ऐसा काम करते हैं। और नियंत्रण की मात्रा, तो नियंत्रण में क्या है, अत्यधिक नियंत्रण है एफडीआई में। एफडीआई के लिए सरकार ने कई कानून बनाया है, जबकि एफपीआई में बहुत कम पैसा होता है, इसलिए इसमें बहुत कम नियंत्रण है। आइए आप अपना लाभ प्राप्त करिए, हम भी लाभ प्राप्त करेंगे। दूसरा है दीर्घकालिक निवेश, वही जो हमने कहा कि दीर्घकाल के लिए एफडीआई दीर्घकालिक है और एफपीआई अल्पकालिक है। अगला जो है कहाँ निवेश किया जाता है, तो विदेशी भौतिक परिसंपत्तियों या उद्यमों में एफडीआई का निवेश होता है। एफपीआई का निवेश कहाँ होता है, दूसरे देश की वित्तीय परिसंपत्तियों में। तीसरा है प्रवेश और निकास। एफडीआई में अगर आपको प्रवेश करना चाहते हैं या निकास करना चाहते हैं तो थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। क्यों जटिल का मतलब है कि थोड़ा कठिन है, क्योंकि लंबी पूंजी है, ज़्यादा पूंजी है और वो एक प्रकार से सेटअप में स्थित है, ऐसे में वो थोड़ा सा लंबा चरण होता है। जबकि एफपीआई में बहुत आसान होता है, आपने 10,000 लगाया और 12,000 मिला, आपने निकल गया लेकर के। तो ये कठिन और अपेक्षाकृत आसान होता है। स्थिर और परिवर्तनशील, एफडीआई में निवेश करने वाला व्यक्ति जो है वो स्थिर स्थिर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेगा, जबकि एफपीआई जो है वो परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था को चाहेगा कि उसका लाभ हो और आगे काम बढ़े। अब बात करें कि भारत में मौजूदा एफपीआई के लिए मौजूदा प्रावधान क्या हैं। तो अब तक भारत में क्या क्या प्रावधान रहे हैं हम उसको देखेंगे। तो देखिए, ये जो एफपीआई है यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसकी जो देखभाल है, इस पे जो कानून बनाता है वो सेबी बनाता है। कौन बनाता है, सेबी। और इस सेबी जो है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक विनियमन 2019 के तहत जो है ये नियम बनाता है। सेबी ने प्रतिभूतियों शेयर में एफपीआई द्वारा किए जाने वाले निवेश पर कुछ सीमाएं निर्धारित की है कि कोई भी शेयर मार्केट हो या प्रतिभूति हो या बॉन्ड हो, कुछ भी हो, तो उन पे जो है एक सीमा निर्धारित की है कि अगर कोई भी एफपीआई पे निवेश करना चाहता है तो उस पर कुछ निवेश की सीमा है। कानूनी प्रावधान भी किया हुआ है सेबी ने। क्या कानूनी प्रावधान है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में भारत में एफपीआई को प्रतिबंधित करने वाला प्राथमिक कानून है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2022 और धन शोधन निवारण अधिनियम 2005, रिकॉर्ड का रखरखाव नियम, ये सारे प्रावधान जो हैं वो एफपीआई पर थोड़ा सा जो है एफपीआई के ऊपर बने हुए हैं। एफपीआई से संबंधित कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे कुछ विशेष कंपनी में ही निवेश करना। जैसा कि जो एफपीआई करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो उनका एक ही लक्ष्य होता है कि मैक्सिमम लाभ प्राप्त कर सकें। ऐसे में वह उसी कंपनी का चुनाव करते हैं जो फायदे उन्हें दे सकें। ऐसे में कुछ विशेष कंपनी का ही वो निवेश करते हैं, विशेष कंपनी में ही निवेश करते हैं, जबकि दूसरे और जो कंपनी है जिसको ज़रूरत है बढ़ावा देने की, उनमें निवेश नहीं हो पाता है। तो ये एक समस्या है। दूसरा, प्रेस नोट 3 PN3 की शर्तों का उल्लंघन या दुरुपयोग। तो प्रेस नोट शर्त क्या है, जैसे प्रेस नोट शर्त PN3 के तहत क्या अनिवार्य बनाया गया है कि भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश की कोई कंपनी केवल सरकारी मार्ग के जरिए ही भारत में निवेश कर सकती है। यानी कि जो हमारे साथ भूमि साझा करते हैं देश, जैसे कि बांग्लादेश हो गया और भूटान हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, और भी जो देश हैं वो हमारे यहाँ जो है वो सरकारी मार्ग के जरिए ही भारत में निवेश कर सकते हैं। क्योंकि PN3 विदेशी पोर्टफोलियो निवेश पर लागू नहीं होता है, यानी कि एफडीआई पर तो लागू होता है लेकिन एफपीआई पर लागू नहीं होता। इसलिए जो है PN3 की शर्तों से बचने के लिए एफपीआई मार्ग का दुरुपयोग करते हैं, यानी कि जो पड़ोसी देश हैं वो एफपीआई मार्ग का यानी कि इस मार्ग का दुरुपयोग करते हैं और पैसा लेते हैं, कमाते हैं। संबंधित पार्टी लेन देन के प्रकटीकरण में विफलता, यानी कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी पार्टी है उसके लेन देन में, उसके प्रकटीकरण में उस विफलता है कि देखने को मिलती है और ये एक बड़ी समस्या के रूप में दिखता है। एफपीआई के लिए जो वर्तमान फ्रेमवर्क है उसमें भी काफ़ी जो है समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अब हम बात करेंगे कि एफपीआई के विनियमन के लिए सेबी का क्या प्रस्ताव है। तो एफपीआई के विनियमन के लिए
एफपीआई का वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण कैसे? कम जोखिम वाले एफपीआई जैसे केंद्रीय बैंक, सॉवरेन वेल्थ फंड, और ये जो कंपनियां हैं जो सरकार से संबंधित इकाइयां हैं उसमें जो है कम जोखिम रहता है। तो ऐसे में ये प्रस्ताव रखा गया है सेबी की तरफ से। मध्यम जोखिम वाले एफपीआई जैसे पेंशन फंड, पब्लिक रिटेल फंड, ये जो है इनमें निवेशकों की संख्या बहुत अधिक है, तो उनकी पहचान सरल नहीं हो पाती है। तो ऐसे में उसको कैसे मजबूत किया जाए, इस पर प्रस्ताव दिया है। उच्च जोखिम वाले एफपीआई, उच्च जोखिम में क्या है कि सभी निवेशकों को उपयुक्त तो दोनों श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, बाकी जो बचते हैं वही इन थर्ड या फिर उच्च जोखिम वाले एफपीआई हो जाते हैं। उच्च जोखिम वाले एफपीआई के लिए आर्थिक पारदर्शिता जो है वो संबंधित उपाय या प्रस्ताव बताया है सेबी ने कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता रखिए। किसी एक कॉरपोरेट समूह में अपने एयूएम के 50% से अधिक हिस्सा रखने वाले उच्च जोखिम वाले एफपीआई को अतिरिक्त प्रकटीकरण के लिए आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है। तो ऐसा कुछ प्रस्ताव जो है सेबी ने बताया है, दो चार सिफारिशें कहेंगे वो बताई है। लगभग 25,000 करोड़ रुपए से अधिक जो है निवेश करने वाले उच्च जोखिम वाले एफपीआई को भी नई प्रकटीकरण की आवश्यकताओं का पालन करना होगा। तो एक अमाउंट फिक्स कर दिया है कि अगर कोई इतना निवेश करना चाहता है तो उसके लिए नया प्रकटीकरण करना चाहिए। तो ये हो गया सेबी का एफपीआई का संबंध कैसे है, एफपीआई क्या है, एफडीआई क्या है, आप समझ गए। अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि ये सुर्खियों में क्यों रहा, अभी सुर्खियों में क्यों रहा। तो अभी सुर्खियों में होने का मतलब ये है कि सेबी, जैसा कि हमने बताया कि सेबी इससे संबंधित है, सेबी इसको रेगुलेट करता है। तो सेबी ने क्या कहा है कि उच्च जोखिम वाले कुछ चिन्हित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की ओर से अतिरिक्त प्रकटीकरण को अनिवार्य करने का प्रस्ताव पेश किया। वही जो प्रस्ताव था प्रकटीकरण का संबंधित। तो उच्च जोखिम वाले जो भी एफपीआई हैं जो बहुत ज़्यादा जोखिम में हैं, तो उन पे जो है एक अतिरिक्त प्रकटीकरण को अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है कि अपनी भाई थोड़ा जानकारी दीजिए, अपना प्रस्ताव जो है वो सामने रखिए। इस फ्रेमवर्क में या इस प्रस्ताव में परामर्श पत्र के तौर पर जारी किया गया है। ये एक परामर्श पत्र है सेबी द्वारा कि आप ऐसा कर सकते हैं ताकि जो है जो बहुत ज़्यादा जोखिम है उसको कम किया जा सके। इसके संबंधित तथ्य और भी हैं। उच्च जोखिम वाले जो एफपीआई होते हैं वो अपने लिए फंड के स्वामित्व, आर्थिक हित, नियंत्रण के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना अनिवार्य बनाया गया है। तो वही चीज़ कि उनकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, नियंत्रण हो, ताकि वो जो है भारत में या फिर किसी दूसरे भी देश की अगर बात हो तो अपने उस देश में टिक सकें। केवल लाभ कमाने की स्थिति से ना हो, और अगर कमाएं भी तो कम से कम जो कंपनी है उसको जो है घाटा ना हो। यह कदम भारतीय शेयर बाजार में विश्वास बढ़ाने के लिए उठाया गया है। विश्वसनीयता बनी रहेगी। सेबी ने यह कदम केवल कुछ पहचाने गए एफपीआई के लिए उठाया है, यानी कि जो उच्च जोखिम वाले एफबीआई हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया और उनको पहचान लिया कि ये जो है समस्या पैदा कर सकते हैं। ऐसे में उनके लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है ताकि ओवरऑल एफपीआई इकोसिस्टम पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, ताकि जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं, दूसरे एफपीआई जो आ रहे हैं, उन पे जो है वो नकारात्मक प्रभाव ना पड़ सके। एफपीआई की श्रेणियां हैं। एफपीआई की 3 श्रेणियां थी। शुरुआत का ही हिस्सा है ये। सरकार और सरकार से संबंधित विदेशी निवेशक, जिसमें केंद्रीय बैंक और सॉवरेन वेल्थ फंड की बात होती है। सेकंड है ऐसे फंड जिनका आधार काफ़ी व्यापक है और समुचित रूप से विनियमित हैं। इसमें मुख्यतः म्यूचुअल फंड, निवेश ट्रस्ट, बीमा कंपनी, बैंक, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, ब्रोकर डील, पेंशन फंड आदि शामिल हैं। तो तीसरी श्रेणी में अगर हम बात करें तो दान, धर्मार्थ समिति, कॉरपोरेट निकाय, ट्रस्ट, पारिवारिक कार्यालय और व्यक्तिगत निवेश, ये सारी चीज़ें जो है एफपीआई की 3 अलग अलग श्रेणियां हैं। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो ये हुआ आपका तीसरा 3.6। अगला जो है वो आपका है 3.7 कॉरपोरेट ऋण बाजार।